बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम जिस कोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन में हम कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की डिस्कशन करेंगे जिनमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिडॉक्स पोटेंशियल की बात करेंगे। आइए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए चाहिए। वो कम से कम एनर्जी जो आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए रिक्वायर होती है उसे हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट is the minimum amount of energy required to remove an electron from a isolated gaseous atom in its ground state. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको सोडियम आयन केटाइन बनाया जाए तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऑलमोस्ट 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ये जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम को सोडियम केटाइन बनाने में कन्वर्ट हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, तो इस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये हर एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि ये एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है और हर एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो करेगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? आयोनाइजेशन एनर्जी हमें बताती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एटम में न्यूक्लियस के साथ कितना टाइटली बाउंड है। तो जितना ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना मुश्किल होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा इट मीन्स कि उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज द मेजर ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? असल में ये वो एफर्ट है जो चाहिए क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और ऑफ हाउ टाइटली द इलेक्ट्रॉन हेल्ड इन द एटम। और ये हमें क्या बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में कितना टाइटली बाउंड है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी ज़्यादा है। जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। Higher the ionization energy, more difficult to remove an electron from atom and higher will be the ionization energy. जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उतना ही मुश्किल है। हम अगर हमारे पास एक एटम की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम देखते हैं, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी आती है, तो हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो इन दोनों का मतलब तकरीबन सेम ही है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि वो पोटेंशियल जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो ताकत जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो बात वही है, आयोनाइजेशन एनर्जी की सूरत में कर लें या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की सूरत में कर लें, बात एक ही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्यों? It represents the amount of potential required to remove the most loosely bound electron from the gaseous atom. अब हमने जब पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन की तब भी हमने बात की आइसोलेटेड गैसियस एटम की, अब भी हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात कर रहे हैं। तो क्यों हम आइसोलेटेड गैसियस एटम की ही बात करते हैं? क्यों हम किसी और
किसी बाउंडेड एटम की बात नहीं करते जो केमिकली बाउंडेड है या जो कोवेलेंटली बाउंडेड है, ऐसे एटम की बात क्यों नहीं करते? तो गैसियस फेज में एटम्स एक दूसरे से बड़े फासले पे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। जब आइसोलेटेड होते हैं तो एक एटम का दूसरे एटम के ऊपर इन्फ्लुएंस, असर बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। इस वजह से अब जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एग्जैक्टली एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, किसी और जगह पे वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि अदर इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। इन गैसियस फेज एटम्स and the ions are isolated from all external influences. Therefore, we can measure the exact amount of energy with which atom binds its electron. तो हमें exact amount एनर्जी की मिल जाती है, वो एनर्जी की अमाउंट जो जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ बाउंड हुआ है, जुड़ा हुआ है। So we can say that ionization energy gives the quantitative measure of the stability of isolated atom. तो अगर कोई एटम जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मीन्स उसमें से स्टेबल है, स्टेबल का मतलब है उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी हमें बताएगी कि कोई एटम, आइसोलेटेड एटम कितना स्टेबल है या कितना नहीं। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो एटम स्टेबल होगा, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। नेक्स्ट है जी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन एटम। अभी तक हम बात कर रहे थे एक ही इलेक्ट्रॉन की, कि अगर फॉर एग्जांपल एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो फिर जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह दिया। अब कुछ एटम्स ऐसे हैं जिसमें से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उनमें से किस तरह से हम उनको डिफाइन करेंगे? तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, जिसे हम I1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी I2, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी I3। अगर तो किसी एटम का पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है न्यूट्रल एटम में से, तो जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो एटम न्यूट्रल था, अब वो +1 यानी कि केटाइन बन गया है, यूनी पॉजिटिव केटाइन बन गया है। अब यूनी पॉजिटिव में से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो एक और इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो वो डाई पॉजिटिव आयन बनेगा। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसे हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर जो डाई पॉजिटिव आयन बना हुआ है उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे I3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन एटम द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए उसे हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, किस में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है? यूनी पॉजिटिव, जो पहले से ही जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, किस में से थर्ड इलेक्ट्रॉन? जिसमें से पहले ही दो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, डाई पॉजिटिव आयन में से। डाई पॉजिटिव आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमारे पास आता है कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा सेकंड से ज्यादा होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहली से ज्यादा होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो बाकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रह जाती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम रह गई है तो उस कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनको अपने करीब कर लेता है। मींस उनके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर
न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा हो गई है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाकी मादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा हो गई। तो जब न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा हो गई है तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना जरा मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके निकलेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की गई, और अब जो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और ज्यादा हो गई है, न्यूक्लियस की पकड़ और ज्यादा हो गई है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा सेकंड से ज्यादा होती है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट वन से ज्यादा होगी। ये ऑर्डर लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर के I3 थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। तो इसकी रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से, और एक और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगी इलेक्ट्रॉन के निकलने से, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आ गए। जब करीब आते हैं तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो गए। जब वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो गए, इसका मतलब है न्यूक्लियस की पकड़ में ज्यादा आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना जरा मुश्किल होगा। तो इसी वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहली से ज्यादा होती है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा सेकंड वाली से ज्यादा होगी। अब अगर हम इनका पीरियोडिक ट्रेंड देखें कि पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है पीरियड में ये इसका बिहेवियर क्या है और ग्रुप में इसका बिहेवियर क्या है। तो आइए पहले देखते हैं कि पीरियड में इसका क्या बिहेवियर है। तो जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमेशा इंक्रीज ही होती है। इसके इंक्रीज होने की क्या वजह है? इंक्रीज होने की वजह है कि एक तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज जितना डिक्रीज होगा, न्यूक्लियस के करीब आते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ये वजह होगी आयोनाइजेशन एनर्जी के बढ़ने की। दूसरा, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस की पावर। न्यूक्लियस की लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एक काम क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की पावर ज्यादा हो रही है। दूसरा काम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जा रहे हैं। अब जितना करीब आते जा रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना मुश्किल होता चला जा रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना मुश्किल होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी हम प्रोवाइड करके उसको निकाल सकते हैं। तो जितनी अमाउंट एनर्जी की प्रोवाइड करेंगे उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। वजह क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। एक्सेप्शनल केसेस क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो बढ़ रही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे वो अपोजिट हो जाती है, जो हम सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। जैसे ब्रिलियम पहले आ रहा है पीरियोडिक टेबल में और बोरान जो है वो बाद में आता है। तो ब्रिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे आके उल्ट हो जाता है काम। दूसरे, इसी पीरियड में आगे मूव करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन पहले है, ऑक्सीजन बाद में है। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से, जबकि यहाँ पे उल्ट हो गया, नाइट्रोजन की ज्यादा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हैं। जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद जो स्टेबिलिटी आती है वो हाफ फील्ड की आती है, फिर उसके बाद जो आती है वो पार्शियली फील्ड की आती है, फिर उसके बाद जो आती है वो एम्प्टी ऑर्बिटल की। तो एम्प्टी ऑर्बिटल सबसे कम स्टेबल, फिर उससे ज्यादा स्टेबल पार्शियली फील्ड, फिर उससे ज्यादा स्टेबल हाफ फील्ड, फिर उससे ज्यादा स्टेबल फुली फील्ड। अब यहाँ पे ब्रिलियम और बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देखें, ये जो बोरान के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई,
ज्यादा। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जबकि बोरान में देखें ये पार्शली फील्ड है, यहाँ पे फुली फील्ड, यहाँ पे पार्शली फील्ड। तो फुली फील्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू पार्शली फील्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक को निकालना आसान है क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं है। जबकि यहाँ पे ये जो 2s है ये कंप्लीटली फील्ड है, तो कंप्लीटली फील्ड स्टेबल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना जरा मुश्किल है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी ऑलमोस्ट सेम ही केस है कि नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 3 जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। किससे? जहां पे ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन में 2 1 1, तो ये हाफ फील्ड से ज्यादा है। हाफ फील्ड वाला सबसे पहले फुली फील्ड, फिर हाफ फील्ड, फिर पार्शली फील्ड। तो स्टेबिलिटी हाफ फील्ड की ज्यादा होगी। जब हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा उतना ही इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये देखें यहाँ पे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ में ओवरऑल देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे आपको एक्सेप्शंस नजर आ रही हैं, जैसे ब्रिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज्यादा है, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो ये बात डिस्कस कर ली गई है कि क्यों ज्यादा है। अब बात करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है। तो ग्रुप में पीरियड के ऑपोजिट ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हुए डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज होने की वजह क्या है? एक तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज ऑफ एटम जो है वो बढ़ता जाता है। साइज ऑफ एटम बढ़ने का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस की पकड़ से दूर जाते जा रहे हैं। जब न्यूक्लियस की पकड़ से दूर जाते जा रहे हैं तो उनको वहां से निकालना आसान है, कम एनर्जी दे के वहां से निकाला जा सकता है। तो हम कहते हैं कि जितना साइज ऑफ एटम ज्यादा होगा उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक बात। दूसरी रीजन क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कल वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उनके दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को नहीं पहुंचने देते, इतना ज्यादा नहीं पहुंचने देते, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो गया। जब रिमूव करना आसान हो गया तो इसके नतीजे में हम कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है, कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज करती है। ये देखें आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये एक ग्रुप का ग्राफ है, ग्रुप नंबर 2 का ग्राफ है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक ग्रुप में मूव करते हुए डिक्रीज कर रही है। जी अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? The amount of energy released or absorbed, कब रिलीज या एब्जॉर्ब होगी एनर्जी? when an electron is added to an isolated gaseous atom, जब एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम में एंटर किया जाता है, दाखिल किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मोस्टली एनर्जी रिलीज ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। जैसे द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किस में करेंगे? जो यूनी नेगेटिव आयन पहले ही बन चुका है,
पहले ही वहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ज्यादा हो गया है, अब उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगी। उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को खत्म करके इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन यूनी नेगेटिव आयन में ऐड किया जाता है, इस प्रोसेस को हम, ये जो प्रोसेस होता है ये थर्मोडायनामिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मींस इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब ये एब्जॉर्प्शन क्यों होती है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन को खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हम कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जब करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, माइनस में आती है, लेकिन जैसे ही हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पीरियोडिक टेबल में जो वेरिएशन है वो किस तरह से है, तो इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो क्या है कि सिर्फ कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमें एग्जैक्टली पता है, जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू हमें मालूम है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अनसर्टेन वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट हमें नहीं पता। इसके अलावा जैसे एलिमेंट्स हैं ब्रिलियम, मैग्नीशियम और नोबल गैसेस जो हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती ही जीरो है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। तो और तीसरी वजह क्या है, द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड डू नॉट फॉलो द जनरल ट्रेंड of decrease of electron affinity value on moving from top to bottom in a group। तो कहते हैं कि एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो पहला एलिमेंट आया, फिर दूसरा एलिमेंट यानी कि दूसरे पीरियड का एलिमेंट आ गया, फिर तीसरे पीरियड का एलिमेंट आना है, तो कहते हैं कि जो सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है वो नॉर्मल ट्रेंड से हट जाता है, वो एबनॉर्मल वैल्यू देता है। इस वजह से भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करना जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम इसको एक ट्रेंड जनरेट करके डिस्कस जरूर करते हैं। आइए देखते हैं कि ये पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जब ग्रुप की पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करती है। इंक्रीज किस वजह से करती है, वजह फिर वही आएगी कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वर्ड अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। अफिनिटी मींस अट्रैक्शन। तो जितनी इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो एटम का साइज डिक्रीज होना और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। जितनी इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए इंक्रीज होती चली जाती है। इसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं एक पीरियड में मूव करते हुए, जैसे सेकंड पीरियड में देखें तो लिथियम, जैसे अभी पहले भी बात की है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एग्जैक्टली हमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू नहीं पता या एग्जैक्टली उनका ट्रेंड नहीं पता। तो ऐसे एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का बिहेवियर का कोई ट्रेंड बनाने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे सेकंड पीरियड में देखेंगे लिथियम, ब्रिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, इनकी एबनॉर्मल वैल्यूज आती हैं। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आर्गन, इनकी एबनॉर्मल वैल्यूज आती हैं। तो अगर इनको एक एक करके देखें, लिथियम और सोडियम की अगर बात करें तो लिथियम एंड सोडियम कैन नॉट एक्सप्लेन विद सिंपल मैकेनिज्म। लिथियम और सोडियम को हम सिंपल मैकेनिज्म को यूज करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हुए एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जबकि ब्रिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ब्रिलियम की पहले भी बात की है आगे
कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बेरिलियम का जो s ऑर्बिटल है वो कंप्लीट है, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो स्टेबल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम का भी s कंप्लीट है। फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी होता है जो स्टेबल ही होता है। तो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो स्टेबल है, तो स्टेबल में एक चीज ऐड करना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ सेम केस है। नियॉन और आर्गन जो है नोबल गैसेज है, इनका जो शेल है ऑर्बिट है वो ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड है, Sb और Pb। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ns2p6 होती है, मींस Sb कंप्लीटली फिल्ड है और Pb कंप्लीटली फिल्ड है। तो जब इनके पास जगह ही नहीं है, स्लॉट ही नहीं है रखने के लिए, तो ये कहां से इलेक्ट्रॉन को एंटर होने देंगे। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि एक पीरियड में मूव करते हुए हमें नजर आते हैं, इनकी वैल्यूज एबनॉर्मल होती हैं। अब अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने की वजह कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। और वो अट्रैक्शन क्यों कम होती है? एक तो एटम का साइज बढ़ता जाता है, दूसरे नंबर पे दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू बढ़ने से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम हो गई तो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है। जब बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है तो हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम है। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल केस है ग्रुप में भी कि सेकंड पीरियड जो है, अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड ऊपर से नीचे आते हुए हम एक एक ग्रुप में मूव करते हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट ग्रुप में मूव देखते हैं वो हमें फर्स्ट पीरियड का होगा, फिर सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फाइव पीरियड, इस तरीके से हमें नजर आएंगे। तो सेकंड पीरियड से जब थर्ड पीरियड पे आते हैं तो हमें बड़ी एबनॉर्मल सी वैल्यूज मिलती हैं। सेकंड पीरियड की वैल्यूज वैसे तो ज्यादा होनी चाहिए थर्ड से, लेकिन कम होती हैं हर ग्रुप में देख लेंगे अगर तो बोरान की एल्यूमिनियम से कम है, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम है, ऑक्सीजन की सल्फर से कम है, फ्लोरीन की क्लोरीन से कम है। तो ये जो सारी वैल्यूज कम है ये असल में उल्ट होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। इसका एक्सेप्शनल केस जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये स्मॉल साइज एटम है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका साइज स्मॉल है। तो स्मॉल साइज वाले एलिमेंट में या एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना, चूंकि स्मॉल साइज है, पहले ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ज्यादा करीब है, तो पहले ही जब ज्यादा करीब है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जरा मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन का सामना होगा। अब जो एनर्जी रिलीज होनी है उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने में लग जाती है। इस वजह से वो जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है, वो एबनॉर्मल शो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे रिपल्शन ज्यादा होती है। रिपल्शन को ओवरकम करने में जो एनर्जी लग जाती है वो ओवरकम करते हुए एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू को एबनॉर्मल कर देती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रुप नंबर सेकंड से थर्ड पे मूव करते हुए जो एबनॉर्मल बिहेवियर आता है वो इनके साइज की वजह से आता है। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? The ability to attract a shared pair of electron toward itself। किसी भी एलिमेंट या एटम की वो टेंडेंसी, वो एबिलिटी जिसके जरिए वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में डिफरेंस जरा ज़हन में रखना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से न्यूक्लियस की पकड़ से कहीं बाहर पड़ा हुआ है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को हम उठा के आइसोलेटेड गैसियस एटम में एंटर कर रहे हैं, वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब जो हो रही है उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कब करते हैं? जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बाउंडेड हैं, एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली अटैच्ड हैं, तो दोनों एटम में से एक की पावर
अगर वो मुख्तलिफ हैं तो एक की पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कुछ होगी और दूसरे की कुछ और होगी, मतलब डिफरेंट होगी। तो जिसकी ये एटम्स की या एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इसके पीरियोडिक ट्रेंड की बात की जाए तो ये भी ग्रुप में पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, और इसकी भी वजह वही है कि एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी भी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाती है, तो इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने की वजह भी वही है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज और इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से और एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो रही है, इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। जी, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दें तो उनके दरमियान कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, कितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। जितनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उतना ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये जो ईएमएफ है एक्चुअल में यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यही उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है कि कितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकता है। तो जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो हम दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जो राइट साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रोड लगता है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये ऐसा स्टैंडर्ड है जिसकी वैल्यू हमने 0 कंसीडर की हुई है, और इसके साथ मेजर करके दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड के साथ राइट साइड पे ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हुए हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जरूर डिस्कस करेंगे। तो इनको बड़े सिंपल वे में डिफाइन किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन क्या है, किसी भी जगह पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, इन चारों में से कोई भी प्रोसेस हो रहा हो तो हम कहेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, वो क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के उल्ट प्रोसेस हैं। इसके साथ एक और टर्म भी यूज की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रिड्यूस हो, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे कर सकता है, उनसे इलेक्ट्रॉन लेके। तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसी स्पीशी है, ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। ऐसी स्पीशी को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी एग्जांपल में जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी की सारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशी है। तो नॉन मेटल्स ऐसी स्पीशीज हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं, इस वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। दूसरों को रिड्यूस कैसे करना है उसने, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे के उनको रिड्यूस कर दे और खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ऐसे एजेंट को, ऐसे स्पीशी को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने वाली जो स्पीशी होती है वो मेटल्स होती हैं। मेटल्स अक्सर इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखती हैं, तो इस वजह से मेटल्स जो होती हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती हैं। थैंक यू जी।